हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ सी या इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। अभी आरआरबी जेई का सेकंड जो सीबीटी एग्जाम है वो होने ही वाला है और उसमें इस सी से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके अलावा भी जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी सी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सी। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। भले ही आप प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, बट इससे आपको प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत आसानी मिलेगी। इस वीडियो को देखने से पहले एक दूसरा वीडियो जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा उसको आप जरूर देखें। वहां से आपको प्रोग्रामिंग की बेसिक्स की जानकारी मिलेगी। यहां पर हम डायरेक्ट सी को समझेंगे, ठीक है। ये देखिए, आपके सी के इंट्रोडक्शन वाले टैब में ही एक प्रोग्राम लिखा हुआ है छोटा सा। ये सी का एक सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्रोग्राम आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें ऊपर कुछ पार्ट है, ये मेन है, इस सबको हम देखेंगे, अभी समझेंगे क्या होता है। कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं हम सी की। पहले देखिए 1960 यानी कि 1960 में एल्गोल नाम का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना था जिसको एल्गोरिदम लैंग्वेज का शॉर्ट फॉर्म था ये। उसके बाद 1967 में बीसीपीएल नाम का एक लैंग्वेज बना, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और फिर 1970 में बी नाम का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना। ये बीसीपीएल और जो बी दोनों हैं वो दोनों टाइपलेस प्रोग्राम थे, टाइपलेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। टाइपलेस का मतलब होता है उनमें कोई डेटा टाइप नहीं होता था, कोई भी, हर एक आप किसी भी वैल्यू को कहीं भी स्टोर कर सकते थे, ठीक है। बाद में डेनिस रिची ने क्या किया, बीसीपीएल और बी को यूज करके यानी कि मिक्स करके और उसके साथ उसमें टाइप्स को ऐड करके, डेटा टाइप जो इसमें टाइप्स नहीं थे उसको डेटा टाइप को ऐड करके एक नया लैंग्वेज बनाया जिसका नाम रखा गया सी। और ये कब बना, 1972 में। किसने बनाया, डेनिस रिची ने, ये थे इसके क्रिएटर, ठीक है। बाद में 6 साल बाद 1978 में कर्निंगहन और रिची ने मिलकर इस सी का डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट किया यानी कि स्टैंडर्ड बनाए। स्टैंडर्ड मींस कोई भी दूसरा आदमी सी के इस स्टैंडर्ड को पढ़ के, जैसे आज हम बुक पढ़ते हैं सी के बारे में या कोई हमें सिखाता है तो वो कहीं ना कहीं से देखकर, कहीं ना कहीं से समझ के सिखाता है, तो कैसे दूसरे समझ पाए उसके लिए स्टैंडर्ड बनाया सी के लिए 1978 में। आप ऐसा कह सकते हो कि 1978 में ये नॉर्मल दूसरे प्रोग्रामर्स के लिए अवेलेबल हो गया, कोई भी सी लैंग्वेज का यूज कर सकता था, ठीक है। और 1989 में क्या हुआ, एनसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड फॉर इंटरचेंज, जो एक संस्था है जो ये डिफाइन करती थी, कोई स्टैंडर्डाइजेशन करती थी इंफॉर्मेशन इंटरचेंज को, उसने सी का स्टैंडर्ड क्रिएट किया यानी कि सी को अब क्या कहते हैं, वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्ट कर लिया गया, एक ग्लोबल कम्युनिटी द्वारा एक्सेप्ट करके उसका स्टैंडर्ड क्रिएट किया गया। तब से एनसी ही इसको मैनेज कर रहा है, किसको, सी को, इसके नए नए वर्जन्स को, इसमें नए इंप्रूवमेंट्स को। तो ये हिस्ट्री है, थोड़ा सा आप ध्यान रखें, कई बार ये पूछा जा सकता है। बीसीपीएल का कई बार लॉन्ग फॉर्म पूछा जा सकता है और सी किस किस के मदद से बना है, ये सारी चीजें आपको जानकारी में रखनी चाहिए। इसको डेनिस रिची ने बनाया था 1972 में, ठीक है। 1978 में इसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ, 89 में एनसी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। देखिए, एक नॉर्मल सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कोई भी एक सी प्रोग्राम, सबसे छोटा से छोटा सी प्रोग्राम भी आप लिखोगे तो उसमें इतने 3 पार्ट जरूर होंगे। पहला पार्ट क्या होगा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसमें क्या होता है, हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखते हैं। जो सी के पास क्या है, बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरी में क्या किया है उसने, बहुत सारे फंक्शंस लिख के रखे हैं। तो उन फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें उन लाइब्रेरीज को पहले हमारे सी के प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ता है। उसे ही हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की मदद से इंक्लूड करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना, है ना। इसको हम हेडर फाइल्स भी कहते हैं, ठीक है। हेडर फाइल्स में ही सी अपने लाइब्रेरी के फंक्शंस को स्टोर करके रखता है। उसके बाद अगर हमें प्रोग्राम में ग्लोबल लेवल पर कुछ वेरिएबल बनाना है, ग्लोबल लेवल अगर जो नए हैं कोई और वो ग्लोबल लेवल ये सब समझ नहीं पा रहे, वेरिएबल नहीं समझ पा रहे, आप मेरा जो वीडियो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको आप देखें, आपको ये वेरिएबल्स ये सब समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें कुछ वेरिएबल्स यूज करते हैं जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। तो जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। और वो जो लोकल वेरिएबल होता है वो केवल उसी फंक्शन के अंदर एग्जिस्टेंस में रहता है, उसकी लाइफ केवल उतना ही रहती है, उस फंक्शन के बाहर वो वेरिएबल यूज नहीं किया जा सकता। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई वेरिएबल हमारा ऐसा रहे जो हर फंक्शन में यानी कि फंक्शन के बाहर भी इस्तेमाल किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। तो अगर आप कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उन ग्लोबल डिक्लेरेशंस को ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद सबसे ऊपर रखा जाता है। उसके बाद तीसरा पार्ट क्या है, फंक्शन डेफिनेशंस। हमारा जो सी प्रोग्राम होता है वो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें मेन क्या होता है, फंक्शंस। हम बहुत सारे फंक्शंस लिखते हैं और उनको कॉल करते हैं, उसी के थ्रू हमारा सी जो है प्रॉब्लम्स को
सॉल्व कर रहा होता है तो एक टिपिकली फंक्शन, ये मेन फंक्शन तो हर सी प्रोग्राम में रहेगा ही रहेगा, ये सबसे जरूरी फंक्शन है, बिना मेन फंक्शन के सी प्रोग्राम रन नहीं होगा, तो मेन तो रहेगा ही। तो यहां पर और भी फंक्शंस के डेफिनेशन हो सकते हैं लेकिन यहां पर मेन तो रहेगा ही, तो आपको INT मेन लिखना ही होता है। ये जहां भी पैरेंथेसिस आ जाए समझ जाना क्या है, ये एक फंक्शन। और ये जो कर्ली ब्रेसेस यहां शुरू हुआ यहां एंड हुआ, ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये फंक्शन का ब्लॉक है, यानी कि ये फंक्शन का बॉडी है। इतने इस कर्ली ब्रेसेस के ही इन फंक्शंस के हम डेफिनेशंस या फंक्शंस के एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। कुल मिला के आप ये समझो कि ये फंक्शन का हेडर कहलाता है यहां तक। इसमें हम क्या डिफाइन करते हैं कि फंक्शन का टाइप क्या है, INT, कैर, फ्लोट, है ना। और ये मेन उसका फंक्शन का नाम होता है, इसमें अभी नाम मेन है जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शन है सी का, और ये पैरेंथेसिस बताता है कि एक फंक्शन है, ठीक। और यहां से जो कर्ली ब्रेसेस शुरू होता है ये क्या डिफाइन करता है, इसकी बॉडी को। तो कई बार इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो इस मेन फंक्शन का जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उस इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखेंगे। इसे हम इस फंक्शन का बॉडी कहते हैं, कई बार इसको ब्लॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लॉक, BLOCK, ठीक है। तो ब्लॉक हमेशा कर्ली ब्रेसेस से घिरा होगा, एक कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा, एक कर्ली ब्रेसेस एंड होगा, और उसके बीच का जो एरिया होगा उसे हम ब्लॉक कहेंगे, ठीक है। ये आप यहां पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हो स्टॉप करके, पॉज करके। देखो आप उसी चीज को और थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ, ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसमें हमने क्या किया, हैज इंक्लूड, इसी तरह लिखा जाता है हैज इंक्लूड stdio.h, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h को हमने इंक्लूड किया है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के थ्रू क्या होता है, ये प्रिंट फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन, ये इसी में डिफाइंड है। अगर आप ये इंक्लूड नहीं करोगे ना और ये वाला फंक्शन लिख दोगे तो ये एरर बताएगा, कंपाइल नहीं हुआ, बिकॉज प्रिंटफ स्टेटमेंट की डेफिनेशन ही नहीं मिलेगी आपके कंपाइलर को, सी के कंपाइलर को। तो उस प्रिंटफ, स्कैनफ जो आप फंक्शन यूज कर रहे हैं, ये जो मेन यूज कर रहे हैं, ये कहाँ डिफाइंड है, वो स्टैंडर्ड IO stdio.h में डिफाइंड है, तो इसको हमें इंक्लूड करना पड़ता है। तो यहां से आप एक भी ध्यान रखना कि stdio जो हेडर फाइल है, इसमें कौन कौन से बेसिक इनपुट आउटपुट वाले सारे फंक्शन, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाले सारे फंक्शन डिफाइंड हैं। तो कई बार पूछ दिया जाता है कि प्रिंटफ फंक्शन किस हेडर फाइल में डिफाइन होता है, तो आपको याद रखना है ये स्टैंडर्ड IO.h में डिफाइंड है, उसी तरह स्कैनफ भी इसी में डिफाइन होता है। ये है ग्लोबल डिक्लेरेशन। ये हमने जो इंटीजर x नाम का वेरिएबल बनाया, ये पूरे प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कहीं भी यूज किया जा सकता है। इसका लाइफ जो है वो पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक सर्वाइव करेगा, ये यानी कि इसका लाइफ एग्जिस्ट करेगा। अब ये एक फंक्शन हमने लिखा INT मेन, ठीक है, और इसका ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है, ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है, यानी कि इन दोनों के बीच इसकी बॉडी है। यहां पर हमने एक दूसरा वेरिएबल डिफाइन किया INT y नाम का। अब आप देखो ये लोकल डिक्लेरेशन है, या हम कहें ये लोकल वेरिएबल है। तो क्या होगा, ये y केवल इस मेन फंक्शन के अंदर ही काम करेगा। आप इस मेन फंक्शन के बाहर यहां कहीं पे y को एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो ये एरर बताएगा, क्योंकि y का लाइफ साइकिल यहीं पे खत्म हो जाएगा, मेन के अंदर ही। फिर हम यहाँ पर x और y की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, कुछ इनपुट ले रहे हैं, स्कैनफ से हम इनपुट लेते हैं, प्रिंटफ से आउटपुट देते हैं। तो ये एक बेसिक सी का प्रोग्राम था जिसको मैंने बताया आपको। तो आप ध्यान रखना, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ग्लोबल डिक्लेरेशन एंड देन फंक्शन। फंक्शन के अंदर लोकल डिक्लेरेशन रहेंगे और स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होते हैं किसी प्रोग्राम में, उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। ये एग्जीक्यूटेबल है, ये एग्जीक्यूटेबल है, ये क्या है, सब स्टेटमेंट्स, ठीक है। इंडिविजुअल लाइन को हम स्टेटमेंट कहते हैं। उसके अलावा आप एक चीज और ध्यान रख लें, सी प्रोग्राम में हर एक लाइन जो है कोड का, वो सेमीकोलन ये वाले सिंबल से इससे एंड होगा। जैसे देखो INT x, ये देखो ये एंड हो रहा है इससे, यहाँ पर देखो ये लाइन भी इससे एंड हो रहा है, ये लाइन भी इससे एंड हो रहा है, देखो ये डिक्लेरेशन भी सेमीकोलन से एंड हो रहा है। अगर आप नहीं करोगे एंड तो ये कंपाइलर आपका इशू देने लगे। देखो यहाँ भी सेमीकोलन लगा हुआ है ना। हर एक लाइन क्या होता है, एंड किया जाता है किससे, सेमीकोलन की मदद से। तो उसे हम क्या कहते हैं, पंक्चुएटर, ठीक है, पंक्चुएटर है ये। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना आप, ये जो इंक्लूड वाला यानी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, इसमें सेमीकोलन नहीं लगता है, ये अपने आप एंड हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है। और फंक्शन के डेफिनेशन के बाद भी यहाँ भी देखो, ये फंक्शन का ये कर्ली ब्रेसेस था, यहाँ भी हम ऐसा नहीं लगाए, ऐसा नहीं लगाने की जरूरत पड़ती, बस ये कर्ली ब्रेसेस ही बता देता है कि फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ खत्म हो गई। बाकी जो इंडिविजुअल लाइन वाइज स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें हमें सेमीकोलन लगाने की जरूरत पड़ती है और लगाना ही पड़ता है, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की आप देख लो कुछ बातें, ये हमेशा हैश से शुरू होगा और इसमें क्या होगा, ये इसमें क्या होते हैं, कंपाइलर को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। और इसको क्या करता है, वो पहले कंपाइलिंग के पहले जो भी आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में इंक्लूड किए रहते हो हेडर फाइल्स को, उसको ट्रांसफॉर्म करता है सी के कोड में ताकि वो यूज किया जा सके, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, stdio.h, ठीक, क्लियर है। ये हेडर फाइल है,
ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये हैज़ को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहते हैं। और इंक्लूड ये बताता है कि आपको इंक्लूड करना है, यानी कि कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि stdio.h को आप इंक्लूड करो। क्लियर है? .h फाइल हेडर फाइल को डिनोट करता है। यहाँ पर दो चीज़ें और जान लीजिए कि C का जो फाइल होगा उसका एक्सटेंशन हमेशा .c होगा। ठीक है, C फाइल का एक्सटेंशन कई बार यही पूछ दिया जाता है, हमेशा .c होता है। और C का एक मॉडिफाइड वर्जन, एक्सटेंडेड वर्जन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, तो C++ के फाइल में हमेशा CPP रहेगा, CPP। ठीक है, स्मॉल में है ना CPP, तो .c फाइल, .cpp C++ का फाइल। डिक्लेरेशन दो तरीके हो सकते हैं, ग्लोबल, लोकल। ग्लोबल जो डिक्लेरेशन होगा वो विजिबल होगा पूरे प्रोग्राम के थ्रू आउट, पूरे प्रोग्राम में ये विजिबल होगा। और आप कहीं भी इसको प्रोग्राम में थ्रू आउट प्रोग्राम, पूरे होल प्रोग्राम में कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लोकल जो डिक्लेरेशंस होते हैं, लोकल वेरिएबल्स होते हैं, वो केवल फंक्शन के अंदर विजिबल होंगे और केवल फंक्शन के अंदर ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फंक्शंस मैंने बता दिया आपको। फंक्शंस दो तरीके के होंगे, एक तो होगा लाइब्रेरी फंक्शंस या सी के इनबिल्ट फंक्शंस, और दूसरा होगा यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड, यूडीएफ कहते हैं इनको, डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, तो कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जैसे मेन है, प्रिंटफ है, स्कैनफ है, ये सब क्या है? इनबिल्ट फंक्शन है। इसमें सी में ये ऑलरेडी बिल्ट है, यानी कि ये ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इनबिल्ट फंक्शंस। इन बिल्ट, ये ऑलरेडी सी के कंपाइलर के साथ आते हैं। ठीक है, इनबिल्ट फंक्शंस। लेकिन फंक्शंस को हम खुद भी, यूजर भी, प्रोग्रामर भी लिख सकता है, नए फंक्शंस बना सकता है। उस फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन। और हर फंक्शन में क्या होगा? एक हेडर होगा, एक बॉडी होगा। हेडर किसको कहते हैं? ये जो सामने लिखा रहता है INT मैन, यानी कि फंक्शन का टाइप, फंक्शन का नाम, और ये पैरेंथेसिस, इसको हम कहते हैं फंक्शन का हेडर। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके बाद हम क्या लगाते हैं? कर्ली ब्रेसेस, और इन दोनों के बीच ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, इनके बीच में हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, चाहे जितने भी लिखने हो हम इन दोनों के बीच ही लिखेंगे। तो ये जो पार्ट है कर्ली ब्रेसेस के बीच वाला, इसको क्या कहते हैं हम? फंक्शन की बॉडी। क्लियर है? और फंक्शन को हम जब डिफाइन करते हैं तो खाली डिफाइन करने से फंक्शन रन नहीं होता। फंक्शन को रन करने के लिए हमें कॉल करना पड़ता है। फंक्शन को क्या करना पड़ता है? कॉल। ठीक है, हम देखेंगे अभी आगे। मेन फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं रुक रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी फंक्शन है, हर सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना ही चाहिए। यही वो मेन फंक्शन ही वो फंक्शन है जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। समझ रहे हो? जब आप एक सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो सी प्रोग्राम का जो कंपाइलर है, जब आप उसको कंपाइल करके रन करते हो तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन वो ढूंढता है वो जाता है मेन फंक्शन का पहला लाइन। यहीं से एग्जीक्यूशन शुरू होता है। आपने चाहे भले ही 50 फंक्शन अपने सी प्रोग्राम में लिख दिया है, लेकिन जब सी का प्रोग्राम रन होगा तो वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट करेगा, यानी कि मेन फंक्शन से ही आपको हमेशा आपका जो प्रोग्राम है वो शुरू होता है। तो ये फंक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेन फंक्शन को रहना ही चाहिए। कई बार यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इन सी प्रोग्राम और C++ प्रोग्राम दोनों में सेम चीज़ है, लागू होता है। एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम मेन फंक्शन। ठीक है, क्लियर है? कमेंट्स कैसे लिखते हैं? देखो सी में कमेंट्स लिखने के दो तरीके हैं। एक तो सिंगल लाइन कमेंट को हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ दो स्लैसेस, यानी कि बैकवर्ड स्लैश आप लगा दें, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे आप, और इसके बाद जो कुछ लिखेंगे वो एक कमेंट हो जाएगा। ये कैसा है? सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, और अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट लिखना है तो आपको ऐसे स्टार्ट करना होगा, फॉरवर्ड स्लैश और फिर स्टार, और इसके बीच आप कुछ भी लिख दीजिए, और जहां आपको बंद करना है वहां पर स्टार लगा के फॉरवर्ड स्लैश। तो इन दोनों के बीच आप जो कुछ लिखोगे वो क्या हो जाएगा? कमेंट्स के रूप में देखा जाएगा, और ये मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? कमेंट के एग्जांपल है यहाँ पर, देखो ये मल्टी लाइन कमेंट है, ये सारा कमेंट है, ये कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। कमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो एग्जीक्यूट नहीं होते। ठीक है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर फिर से क्या है? ये सिंगल लाइन कमेंट लिखा हुआ है, बट ये क्या है? यहां से यहां तक ही केवल कमेंट है, ये जबकि कमेंट नहीं है। देख रहे हो ना? इसका यूज ऐसे भी कर सकते हैं लाइन में, इससे इसके बीच की ये पार्ट ही ओनली कमेंट है, जबकि ये वाला कमेंट नहीं है। क्लियर है बात? तो ऐसे आप कमेंट्स लिख सकते हैं, और ऐसे भी कमेंट लिख सकते हैं। यहाँ उन्होंने इसका एग्जाम्पल नहीं दिया है, बट ऐसे भी कमेंट्स आप लिख सकते हैं सिंगल लाइन का। सिंटेक्स ऑफ सी, सिंटेक्स, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ कुछ सिंटेक्स होता है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर टोकन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप, ये टोकन्स क्या होते हैं आप देखिए। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम और अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड टोकन। अब आइए इसको ध्यान से समझें आप। जैसे आप कोई बुक रखते हैं या आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक किस चीज़ से बना है? यानी कि बुक को अगर हम तोड़ें, ब्रेक करें, तो क्या मिलेगा आपको? बहुत सारे पेजेस मिलेंगे, राइट? और हर पेज में फिर हर पेज को ब्रेक करें तो आपको क्या मिलेंगे? पैराग्राफ्स मिलेंगे। ठीक है, और पैराग्राफ्स को आप ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेंगे? लाइंस मिलेंगे।
और लाइंस को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेंगे, वर्ड्स। और अगर आप वर्ड्स को ब्रेक करने जाओगे तो कैरेक्टर्स मिलेंगे जिनका कोई मीनिंग नहीं है, अल्फाबेट हो गया ये, है ना, इनका कोई स्पेशल अलग से कोई मीनिंग नहीं है, बस जस्ट कैरेक्टर्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉलेस्ट यूनिट इंग्लिश लैंग्वेज का क्या होगा, जो कि मीनिंग देगा या कुछ मीनिंगफुल होगा, वो है वर्ड, राइट। वर्ड से ज्यादा ब्रेक आप नहीं कर सकते किसी भी लैंग्वेज की चीजों को या उसके सामग्री को, है ना। उसी तरह सी लैंग्वेज में भी या हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जब प्रोग्राम्स को तोड़ते हैं, ब्रेक करेंगे, तो हो सकता है आपका प्रोग्राम 50 प्रोग्रामिंग फाइल्स का है, यानी कि पेजेस का है। हर प्रोग्राम में आप बहुत सारे फंक्शंस लिखेंगे, ब्लॉक्स लिखेंगे, हर ब्लॉक्स के अंदर लाइंस होंगी और हर लाइंस के अंदर क्या होगा, आपको मिलेगा टोकन्स, ठीक है। टोकन से ज्यादा आप ब्रेक नहीं करेंगे। तो स्मॉलेस्ट यूनिट किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या किसी प्रोग्राम का क्या कहलाता है, टोकन। यहां पर हम वर्ड नहीं कह के क्या कहते हैं, टोकन। ये जो लैंग्वेज था ये किसका था, किसी नॉर्मल लैंग्वेज के लिए, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको क्या कहते हैं, टोकन। और टोकन बहुत तरीके के हो सकते हैं। टोकन क्या हो सकता है, टोकन आइडेंटिफायर हो सकता है, लिटरल्स हो सकते हैं, लिटरल्स को कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं, लिटरल को ही कॉन्स्टेंट कहते हैं, पंक्चुएटर्स हो सकते हैं, और रिजर्व वर्ड को हम क्या कहते हैं, कीवर्ड्स भी कहते हैं। और कीवर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। रिजर्व्ड वर्ड को कीवर्ड्स कहते हैं। मैं यहीं पर थोड़ा सा समझा देता हूं। आइडेंटिफायर्स क्या होता है, जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें आपको वेरिएबल्स को नाम देना पड़ता है ताकि आप बाद में उसको यूज कर पाएं, उसके फंक्शन, उसके जो उसमें जो चीजें स्टोर्ड हैं उसका इस्तेमाल कर पाएं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जब भी आप प्रोग्राम के किसी पार्ट को नाम देते हो, जैसे फंक्शन को आप एक नाम देना पड़ेगा, किसी वेरिएबल को एक नाम देना पड़ेगा, है ना। तो जब नेमिंग आप करेंगे किसी भी प्रोग्राम के पार्ट का, तो उस वहां पर क्या आ जाएगा, आइडेंटिफायर। उन नेम्स को ही हम आइडेंटिफायर कहते हैं, जैसे एक्स, वाई, है ना, मेन, ये सब क्या है, आइडेंटिफायर है, ठीक है। मैंने एक फंक्शन लिखा जैसे कैलकुलेट, तो ये जो कैलकुलेट है ये क्या है, आइडेंटिफायर है, मैंने एक नाम दिया किसी फंक्शन को, क्लियर है। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जो वैल्यूज होती है उसकी, किसी वेरिएबल में जो आप वैल्यू स्टोर करते हो, एक्चुअल जो वैल्यू स्टोर होती है उसे कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या होता है, x इक्वल टू 5, ऐसे आपने लिखा तो x वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये जस्ट वेरिएबल में स्टोर है फिलहाल के लिए। तो ये जो रियल वैल्यूज होती हैं जो चेंज नहीं होती, इन्हें कांस्टेंट्स कहते हैं। प्रोग्रामिंग के टर्म में इसे लिटरल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिटरल्स या कांस्टेंट्स, ठीक है। और है ये एक्चुअली लिटरल कांस्टेंट्स भी कई बार मिक्स करके बोला जाता है, कई बार लिटरल ही कांस्टेंट के रूप में आता है, कई बार कांस्टेंट ही इसको रिप्रेजेंट करता है। और पंक्चुएटर्स में देखो आप, जैसे ये कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं हम ब्लॉक को दिखाने के लिए, सेमी कॉलन हम यूज कर रहे हैं पंक्चुएटर की तरह हर लाइन को एंड करने के लिए। अभी आगे जाओगे आप तो ये सभी ऑपरेटर के थ्रू यूज होंगे, ये आपने देखा ही, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये कमेंट्स में हमने, ये सारे क्या है, पंक्चुएशन साइंस हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपको सी के जो प्रोग्राम है उसमें बहुत तरीके के टोकन्स मिलेंगे, सब टोकन के एग्जांपल है। आइडेंटिफायर के रूप में मिल जाएगा, कीवर्ड्स के रूप में मिल जाएगा, लिटरल कांस्टेंट के रूप में मिल जाएगा और पंक्चुएटर के रूप में मिल जाएगा। अब ये जो कीवर्ड इसको समझ लीजिए, क्या किया है सी ने, कुछ आइडेंटिफायर्स को या कुछ स्पेशल नेम्स को पहले से ही डिफाइन करके रखा है अपने लाइब्रेरीज में, ठीक है। तो अब आप वो नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आपको किसी फंक्शन का नाम देना है तो आप उसका नाम printf नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि printf नाम को ऑलरेडी सी ने यूज कर रखा है अपने लाइब्रेरी में। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, कुछ खास टोकन्स हैं, कुछ खास आइडेंटिफायर्स हैं जिनको सी ने ऑलरेडी यूज कर रखा है, उसका एक स्पेशल मीनिंग है, तो ऐसे को उसने क्या डिफाइन किया है, रिजर्व्ड वर्ड्स। ये सब रिजर्व्ड वर्ड्स हैं या कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इनका इस्तेमाल यूजर अपने प्रोग्राम में दूसरे मीनिंग में नहीं कर सकता। इसका इस्तेमाल हमेशा आप उसी मीनिंग में करोगे जिस मीनिंग में सी ने इसको डिफाइन कर रखा है, यानी कि आप इसको केवल इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको आप रीडिफाइन नहीं कर सकते, इसको आप इसको नया मीनिंग नहीं दे सकते। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कीवर्ड्स, ठीक है, क्लियर है। तो इसके एग्जांपल है इंक्लूड, आप इसका इस्तेमाल आप नए मीनिंग में नहीं कर सकते। प्रिंटफ, आईएनटी, ये सब के फिक्स्ड फंक्शनिंग है और आपको उसी वे में इसका इस्तेमाल करना होगा, केवल यूज करना होगा, आप इसको रीडिफाइन नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर को जरा देख लेते हैं। आइडेंटिफायर मतलब नेमिंग, मैंने बताया आपको किसी भी चीज को नाम देना है तो आपको आइडेंटिफायर के फॉर्म में ही उसको नाम दोगे, ये एक टोकन का टाइप है। आइडेंटिफायर के रूल्स आप जरूर ध्यान से देख लें, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। 3-4 आइडेंटिफायर दे दिए रहते हैं, बोला जाता है इसमें से कौन रॉन्ग है, ठीक है। तो पहले आप ध्यान रखिए कि आइडेंटिफायर हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कोई कैरेक्टर ही होना चाहिए, ए या स्मॉल ए से जेड या कैपिटल ए से जेड, इन्हीं के बीच का होना चाहिए, या अंडरस्कोर होना चाहिए। किसी भी लेटर से आपका जो आइडेंटिफायर है वो स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आप वन नेम,
इस तरीके से आप आइडेंटिफायर नहीं क्रिएट कर सकते, गलत है। 1 क्योंकि ये डिजिट से शुरू हो गया, गलत है। लेकिन इस तरीके से दे सकते हो आप नाम, सॉरी, NAME, नेम 1, ऐसे आप दे सकते हो। डिजिट्स आ सकते हैं बाद में, लेकिन पहला कैरेक्टर हमेशा या तो कोई अल्फाबेट होना चाहिए, कैपिटल हो स्मॉल हो चलेगा, या अंडरस्कोर होना चाहिए, जैसे ऐसे ऐसे आप नाम दे सकते हैं, नेम 1, ठीक है। अंडरस्कोर भी पहला कैरेक्टर हो सकता है। दूसरा, ओनली अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर ही आइडेंटिफायर में अलाउड है। आप ऐसे नाम नहीं दे सकते जैसे नेम @2, ऐसे आप नाम नहीं दे सकते। ये क्या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इसका इस्तेमाल आप आइडेंटिफायर में नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर में केवल क्या यूज होगा, अल्फाबेट यानी कि कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, एंड डिजिट्स यानी कि 1 0 to 9 और अंडरस्कोर। बस यही 3 तरीके के कैरेक्टर सेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी आइडेंटिफायर को देने में, ठीक है। फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। अब आप मान लो कोई नाम आइडेंटिफायर ले रहे हो और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आपने लिख लिए, बहुत सारे, तो उसके जो फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स हैं वही केवल क्या होंगे, सिग्निफिकेंट रहेंगे। 31 के बाद सी कंपाइलर जो है उनका ध्यान नहीं रखेगा, उनको रिकॉर्ड में नहीं रखेगा। क्लियर है बात। तो हालांकि नॉर्मल केसेस में इतने बड़े नाम नहीं दिए जाते। आप ध्यान रखें कि नाम को ज़्यादा से ज़्यादा जो आइडेंटिफायर यूज़ करें वो 15 से 20 25 बस इतने ही कैरेक्टर्स में आपका नाम आ जाए। स्मॉल रखें और डिक्लेरेटिव रखें ताकि उसमें से उसकी मीनिंग निकले जो कुछ आप उसमें स्टोर करने जा रहे हैं। जैसे मैंने रखा नेम कोई आइडेंटिफायर बनाया मैंने, तो इससे पता चला है कि इसमें मैं किसी का नाम स्टोर करने वाला हूँ। क्लियर है। एज, तो इससे पता चल रहा है कि मैं किसी का एज स्टोर करने वाला हूं, है ना। इस तरीके से नाम आइडेंटिफायर का देना चाहिए। दूसरी बात, कैन नॉट डुप्लीकेट अ रिजर्व वर्ड। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, किसी कीवर्ड को आप आइडेंटिफायर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बना सकते एक आइडेंटिफायर प्रिंटफ, ये आइडेंटिफायर आप लिखोगे ये कंपाइलर एरर देगा क्योंकि ये रिजर्व्ड वर्ड है, ठीक है। आपने एक आइडेंटिफायर बनाया INT, ये गलत हो जाएगा क्योंकि INT एक रिजर्व वर्ड है ऑलरेडी सी में, ठीक है। उसके बाद केस, अपर केस लोअर केस। जैसे मैंने एक वेरिएबल, एक आइडेंटिफायर बनाया नेम और एक आइडेंटिफायर बनाया NAME नेम, ये दोनों अलग हैं, डिफरेंट है ना। यानी कि स्मॉल और कैपिटल जो केस होता है ये इसमें वेरी करते हैं, ये मीनिंग को बदल देंगे, यानी कि डिफरेंट आइडेंटिफायर को डिनोट करेंगे ना। तो ये सी को हम क्या कह सकते हैं, सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव यानी कि केस जो कैरेक्टर्स का केस होता है अल्फाबेट का, एक्चुअली केस जो है ये मायने रखता है सी में, सी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है कौन, सी, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, इसमें एक बात नहीं लिखी है वो मैं बता देता हूं, कैन नॉट यूज स्पेस। कैन नॉट यूज स्पेस समझते हो आप, स्पेस कैरेक्टर। आप इस तरीके से कोई आइडेंटिफायर नहीं बना सकते जैसे NAME, इसके बीच में एक स्पेस दे दिया आपने, ये नहीं चलेगा। जैसे फर्स्ट FIRST फर्स्ट और यहाँ स्पेस देके लिखा नेम, आपने बोला कि ये एक आइडेंटिफायर है, ऐसे नहीं चलेगा। स्पेस अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो इंस्टेड आपको कैसे लिखना चाहिए, फर्स्ट _NAME नेम, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो किसी भी आइडेंटिफायर के बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए ना, स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस रूल्स को आप ध्यान में रखें। कई बार इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार 4 दे दिए रहते हैं, बोला जाता है इसमें से कौन सा रॉन्ग है। तो ज़्यादातर रॉन्ग में क्या होता है, पहले डिजिट रख दिया जाता है, इस तरीके का दे दिया जाएगा, और कई में क्या किया जाएगा, स्पेस बीच में कर दिया जाएगा, है ना, और बोला जाएगा कि इसमें से ढूंढिए कौन रॉन्ग है, तो आप आसानी से पहचान सकते हो। क्लियर है। कई बार क्या होता है कि आइडेंटिफायर में ऐसे @ या हैज़ या ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क ये यूज़ कर दिया जाएगा, जैसे ऐसे किया जाएगा NAME एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना। ये रॉन्ग आइडेंटिफायर, अगर आपको ध्यान हो तो स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। रिजर्व वर्ड्स, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी इसको डिफाइन कर रखा है कि कुछ जो आइडेंटिफायर्स हैं, कुछ जो नेम्स हैं, जो सी ने अपने कुछ खास मीनिंग के लिए स्टोर कर रखा है या बना रखा है, उसको हम रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। जैसे इंक्लूड, मेन, प्रिंटफ, स्कैनफ, इफ, एल्स, अभी हम और भी आगे देखेंगे, ये सब हैं। और जो आप जैसे जैसे आप सी लैंग्वेज को जानते जाएंगे इस तरीके के बहुत मिलेंगे, तो इनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। कई बार क्या होता है एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि 4 आपको आइडेंटिफायर्स दिए रहेंगे, बोला जाएगा इसमें से कौन सा कीवर्ड है। रिजर्व वर्ड्स को ही कीवर्ड्स कहते हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इसी को कीवर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। तो आगे मैं एक लिस्ट दिखा रहा हूं आपको, उस लिस्ट को आप थोड़ी देर रोक कर वीडियो को पॉज करके आप उन लिस्ट को एक तरीके से दिमाग में मेमोराइज कर लें। उतना कम से कम आपको दिमाग में रहना चाहिए। कई बार पूछ दिया जाता है कि इसमें से कौन आइडेंटिफायर नहीं है, तो आपको पहचानने में मदद मिलेगी। देखो आप, इतने कीवर्ड्स यूज होते हैं सी में, ऑटो, कॉन्स्ट, डबल, फ्लोट, INT, शॉर्ट, स्ट्रक्ट, unsigned, break, continue, else, for, long, signed, switch, void,
केस, डिफॉल्ट, इनम, गो टू, रजिस्टर, साइज ऑफ, टाइप डीईएफ, वोलाटाइल, उसके बाद कैर, डू, एक्सटर्न, इफ, रिटर्न, स्टैटिक, यूनियन, वाइल। इतना कम से कम आपके दिमाग में होना ही चाहिए, ठीक है। इतने कीवर्ड्स आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये कीवर्ड्स हैं कुछ जो कि क्या होते हैं, आप आइडेंटिफायर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। और कई बार इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, 4 को रहेंगे उसमें से बोला जाएगा कौन सा कीवर्ड है, या कई बार रहेगा कौन सा कीवर्ड नहीं है, ठीक है। क्लियर है? तो इनको आप दिमाग में रखें। आगे हम जब प्रैक्टिकल्स देखेंगे तो आपको उसमें से कई इसमें से कीवर्ड्स इस्तेमाल में मिल जाएंगे, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। बट इतना दिमाग में आप रखें। देखो आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स के। देखो ये सब वैलिड हैं, है ना, ये सब वैलिड हैं, ठीक है। हम कैपिटल इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर से शुरू भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। इनवैलिड में देखो आप ये डिजिट से शुरू है, गलत। इसमें क्या है, ये डैश यूज़ किया आपने, ये अंडरस्कोर नहीं है, ये डैश है। डैश आप यूज़ नहीं कर सकते, अंडरस्कोर यूज़ करोगे आप, ठीक है। अंडरस्कोर ऐसा होता है, डैश ऐसा होता है, बीच में रहता है, ठीक है। ये गलत है। इसमें आपने स्पेस यूज़ कर दिया, ये रॉन्ग है। इसमें आपने डिजिट से शुरू कर दिया, रॉन्ग है। इसी में आपने कीवर्ड यूज़ कर लिया, रॉन्ग है। इसमें आपने ये ऐड एम्परसेंड यानी कि क्या किया, स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर लिया, इसलिए रॉन्ग है, ठीक है। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखा दिए, आप एग्जाम में इसको कर सकते हो। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होता है, प्रोग्राम ग्लोबल डिक्लेरेशन सेटअप होता है, फिर फंक्शन मेन से जो है हमेशा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू होता है। क्लियर है? ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वेरिएबल्स क्या करते हैं, वेरिएबल्स क्या है, मेमोरी लोकेशंस को नाम देते हैं हम। जैसे कहीं मेमोरी है हमारे पास बहुत सारा, और इसकी मेमोरी के कहीं इस पार्ट पर हम कुछ स्टोर कर रहे हैं, तो हमने इसको एक नाम दे दिया ए। तो अब हमें पता चल रहा है कि ए जो है इस मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेरिएबल्स आर एक्चुअली नेम ऑफ सम मेमोरी लोकेशंस। क्लियर है? हम उसको अपने प्रोग्राम में सुविधा के हिसाब से नाम दे देते हैं आइडेंटिफायर्स की मदद से, और वो किसी मेमोरी लोकेशन को डिनोट कर रहा होता है। अब हम जो कुछ भी इसमें ऐसे a=5 करते हैं, तो वो कहाँ जाकर, यहाँ इस मेमोरी लोकेशन पे जाकर स्टोर हो जाता है। तो वेरिएबल्स जो है वो एक्चुअली में क्या है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन, यानी कि मेमोरी लोकेशंस को अगर आप कुछ नाम दे दोगे तो क्या हो जाएंगे, वो वेरिएबल कहलाएंगे, ठीक है। वेरिएबल दो तरीके से डिफाइन हो सकते हैं, ग्लोबल और लोकल। ग्लोबल आप जानते हैं सारे फंक्शंस के बाहर हम इसको डिफाइन करते हैं, है ना, मेन एकदम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के जस्ट बाद। और लोकल किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है, वो केवल उसी फंक्शन के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, लाइफ उसकी वहीं खत्म हो जाती है शुरू होके। सिंटेक्स कैसे होता है, सिंटेक्स आप कोई वेरिएबल बनाओगे तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले उसका टाइप लिखना होगा, किस टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं आप, और फिर उसका नाम क्या है, ये आइडेंटिफायर का रूल यहाँ लागू हो जाएगा। आइडेंटिफायर का रूल को अप्लाई करके आप कुछ भी नाम इसको दे सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इंटीजर टाइप का आप क्या बना रहे हैं, सम नाम का एक वेरिएबल। फ्लोट टाइप का आप एक एवीजी एवरेज नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं। कैर टाइप का एक डमी नाम का एक आप क्या बना रहे हैं, वेरिएबल। ये आईएनटी फ्लोट कैर अभी हम देखेंगे आगे। क्लियर है? तो वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, ये आपने देख लिया। टाइप आप समझ गए, टाइप अभी हम आगे देखेंगे ना, अभी मैं यहाँ पर टाइप छोड़ रहा हूँ। नाम आपको क्या करना होगा, एक लीगल आइडेंटिफायर की तरह ही इसका नाम देना होगा। यहाँ पर वही सब चीजें बार बार लिखी गई हैं, ठीक है। और देखो ये एक, जब भी आप एक आइडेंटिफायर का नाम दें उस समय ये जरूर ध्यान रखना, मस्ट बी यूनिक। ऐसा नहीं है कि आपने पहले भी एक बार INT डिफाइन कर दिया है और फिर बाद में जाकर कहीं, यहाँ बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, यहाँ पर आकर फिर से आप एक INT बना रहे हो, तो इस केस में एरर आएगा, क्योंकि आपने इस नाम को पहले ही डिफाइन कर रखा है, फिर से आप उसी नेम को रीडिफाइन नहीं कर सकते है ना, ये यूनिक होना चाहिए, नॉट यूज्ड बिफोर, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और देखो, क्या होता है कि आपने क्या किया, किसी ग्लोबल स्कोप पे आपने INT को डिफाइन किया लेट से, और आपने फिर एक फंक्शन लिखा, कोई फंक्शन लिखा आपने FUNC फंक्शन फंक, और इसके बॉडी के अंदर, इसके अंदर फिर से आप इस A को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना, ये चलेगा एक ही स्कोप में। अब इसी स्कोप में फिर से मैं INT लिखूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। स्कोप समझते हो आप, स्कोप, ये ग्लोबल स्कोप में, ये पूरे प्रोग्राम में इसका लाइफ साइकिल है, जबकि ये वाला जो है ये केवल लोकल है। तो डिफरेंट स्कोप में आप एक ही नाम के वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, बट अंतर क्या हो जाएगा, इसका एग्जिस्टेंस केवल इसी फंक्शन के अंदर रहेगा, इसका एग्जिस्टेंस पूरे फंक्शन के अंदर रहेगा। अब चूंकि इस लोकल स्कोप में ये डिफाइन हो गया, तो अब इसकी वैल्यू यूज नहीं होगी। अगर ये नहीं रहता, ये वाला डिफाइन नहीं रहता और हम प्रिंट करते ए को, तो ये वैल्यू प्रिंट होता, जबकि यहां पर ये डिफाइन हो चुका और हम प्रिंट करेंगे ए को, तो इसकी वैल्यू डिफाइन होगी। यानी कि लोकल स्कोप के वेरिएबल को ज्यादा प्रेफरेंस, यानी ज्यादा नहीं प्रेफरेंस मिलता है, उसी को पहले यूज किया जाता है। क्लियर है? एक चीज और आप यहां देख लो, ये देखो, कोई भी वेरिएबल x है, वो एक फंक्शन में डिफाइन है, तो उसको दूसरे फंक्शन में आप डिफाइन कर सकते हो। यानी कि अभी हमने देखा ना कि लोकल स्कोप डिफरेंट है, तो अगर आपने मान लो एक और फंक्शन बनाया, फंक्शन func2,
ये फंक्शन का नाम है मेरा func2 और मैंने इसका बॉडी बनाया यहाँ पर। इसके अंदर फिर से मैं int ये डिफाइन कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये दोनों एकदम सेपरेट स्कोप है। इसका स्कोप बिल्कुल अलग है, इसका स्कोप बिल्कुल अलग है ना, तो डिफरेंट स्कोप में मैं एक ही वेरिएबल कई बार बना सकता हूं, मतलब इस वेरिएबल को फिर से रीडिफाइन कर सकता हूं। समझ रहे हो आप? स्कोप चेंज है, फंक्शन चेंज है, इसका लाइफ साइकिल अलग स्कोप में अलग टाइम डोमेन में चल रहा है, इसका लाइफ साइकिल अलग टाइम डोमेन में चल रहा है, इसलिए ये दोनों क्लैश नहीं करेंगे। लेकिन आप इसी के अंदर एक ही फंक्शन के अंदर मैं 2 बार नाम लिख दूं या ग्लोबल स्कोप में ये वाला डिफाइन करके फिर से एक बार int ये कर दूं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है बात? आई होप आप समझ गए होंगे। मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं? 2-3 तरीके हैं। देखो, इस तरीके से भी आप मल्टीपल वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। टाइप लिखा और एक्स वाई कॉमा लगा के तीनों वेरिएबल का हमने नाम बना दिया, ठीक है, नाम लिख दिया, तो ये भी एक तरीका है। दूसरा, आप अलग अलग भी कर सकते हो, एक लाइन में, एक लाइन में, ठीक है, ये भी हो सकेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन, जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, ये वाला जो आपने देखा ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। आप इसमें इसको क्या कर रहे हैं? डिक्लेयर कर रहे हैं। बस आप सी के कंपाइलर को बता रहे हैं कि मैं एक्स वाई जेड नाम का कोई वेरिएबल यूज करने वाला हूं। अब उसमें वैल्यू क्या है ये नहीं पता अभी, ठीक है, तो वैल्यू कैसे आएगा इसमें? वैल्यू जब आता है उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। आप जब किसी वेरिएबल में वैल्यू पुट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन कैसे किया जाता है? देखो ऐसे, आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। ये जो डेफिनेशन है, जैसे मैंने एक डेफिनेशन बनाया int x, ये बंद कर दिया, तो ये क्या हो गया? डिक्लेरेशन। बाद में मैंने किया कहीं x = 10, तो क्या हो गया? ये इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो x में 10 वैल्यू स्टोर हो गई। x, जाहिर सी बात है, वेरिएबल क्या डिफाइन कर रहा है? मेमोरी में किसी लोकेशन को हमने एक नाम दे दिया, ठीक है, इसको लोकेट कर रहा था अभी, और अभी ये ब्लैंक था या इसमें कोई गार्बेज वैल्यू रही होगी, लेकिन जैसे ही मैंने x = 10 किया तो अब यहां पर क्या स्टोर हो गया? 10। समझ रहे हो आप बात? तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को आप एक ही लाइन में इंक्लूड कर सकते हो। कैसे? ऐसे देखो, इसमें डिक्लेरेशन भी हो गया और इनिशियलाइजेशन भी हो गया सेम टाइम पे। तो ये इन दोनों स्टेटमेंट का एक क्या है? कंबाइंड फॉर्म है, ठीक है, क्लियर है। अब जो वेरिएबल्स को डिफाइन करते समय हमने टाइप्स देखा था, हमने कैसे देखा था? टाइप और फिर नेम, है ना, वेरिएबल का नाम, आइडेंटिफायर, ऐसे हमने डिफाइन किया था, राइट। तो ये जो टाइप है ये कितने तरह के हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इसका क्या मीनिंग है वो हम देखते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? डेटा टाइप। सी में देखो डेटा टाइप्स 2 तरीके के होते हैं। एक होता है प्राइमरी डेटा टाइप, प्राइमरी जो एकदम कोर है, बेसिक डेटा टाइप, ठीक है, और दूसरा होता है डेराइव्ड डेटा टाइप्स। डेराइव्ड में क्या होता है? इनका यूज करके हम डेराइव करते हैं। ये एकदम बेसिक कॉमन डेटा टाइप्स हैं। कौन कौन से? देखो, कोर डेटा टाइप जिनको कहते हैं, int, इंटीजर को डिफाइन करता है, ये इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म है, और ये int कीवर्ड भी है ना। फ्लोट, ये फ्लोटिंग टाइप वैल्यू, डेसिमल वैल्यूज, फ्रैक्शनल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, और ये फ्लोट कीवर्ड भी है, ठीक है। डबल क्या करता है? ज्यादा प्रिसीजन वाले डेसिमल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, डबल इसको कहते हैं। फ्लोट से ज्यादा इसमें प्रिसीजन होता है, मतलब डेसिमल के बाद ज्यादा वैल्यूज को ये स्टोर कर पाता है, डबल। और कैर, एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम कैर टाइप का डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपको याद हो, कीवर्ड का जो हमने टेबल देखा था उसमें ये सब कीवर्ड्स के फॉर्म में आते हैं ना, तो ये 4 कीवर्ड तो आपको ऐसे ही याद होगा, int, फ्लोट, डबल और कैर, ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। साइज देख लो, हर डेटा टाइप डिफरेंट साइज रखता है मेमोरी में। तो int अपने आवश्यकता के अनुसार या कई बार सिस्टम के अनुसार कई बार 2 बाइट भी रखता है, कई बार 4 बाइट का भी हो सकता है। ये डिपेंडेंट होता है किस पर? मशीन पर, किस मशीन में आप सी प्रोग्राम रन कर रहे हो। फ्लोट हमेशा 4 बाइट का होगा, डबल हमेशा 8 बाइट का होगा, और कैर हमेशा 1 बाइट का होगा। ये हमेशा एक कैरेक्टर ही स्टोर करता है, इसलिए 1 बाइट का होता है। ये साइज आप याद रखना, कई बार साइज पूछा जाता है। एग्जाम्पल देख लो आप, इंटीजर 1, फ्लोटिंग 1.99, डबल 1.99। चूंकि ये वैल्यू छोटी है तो आपको ये दोनों सेम लग रही होगी, बट डबल का प्रिसीजन ज्यादा होता है। ये देखो 15 डेसिमल वैल्यूज तक ये क्या कर सकता है? डेटा को एकदम अच्छे से स्टोर कर सकता है या उसको डिफाइन कर सकता है, जबकि जो फ्लोट है वो केवल 6 से 7 डेसिमल प्लेसेस को ही स्टोर कर पाता है। कौन? फ्लोट। तो अगर आप कई ऐसे यूजेस होते हैं जिसमें जैसे साइंटिफिक कोई एक्सपेरिमेंट का डेटा स्टोर करना है, तो उसमें डेसिमल के 20-25 वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस केस में हमें डबल का इस्तेमाल करना होता है, उसमें फ्लोट से काम नहीं चलता, ठीक है। और कैरेक्टर क्या करेगा? एक कोई कैरेक्टर, कोई लेटर, कोई नंबर स्टोर कर पाएगा, कोई भी एक एस की वैल्यूज को एक्चुअली में ये स्टोर कर पाता है, ठीक है। ये देखो एक एग्जांपल है। और कैरेक्टर हमेशा ये सिंगल कोट्स के बीच ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर्स, फ्लोट और डबल, इनको किसी भी तरीके के ऐसे घेरने की जरूरत नहीं होती, बट कैरेक्टर को आपको एक सिंगल कोट से घेरने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर, जब आप प्रिंट करोगे इन डेटास को, डेटा इन int, फ्लोट, डबल, कैर को जब आप डिस्प्ले करोगे, शो करोगे मॉनिटर पे, तो आपको डिफाइन करना होगा कि किस टाइप का आप डेटा प्रिंट करने जा रहे हो। प्रिंटफ फंक्शन से प्रिंट करते हैं,
और printf फंक्शन को आपको बताना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ किस टाइप का है। तो अगर आप इंटीजर प्रिंट करने जा रहे हैं तो आपको डी या आई लिखना पड़ेगा, डी फॉर डिजिट या डेटा मतलब डेसिमल वैल्यू, आई फॉर क्या इंटीजर, ठीक है। तो डी आई दोनों लिखोगे तो इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी। एफ या कैपिटल एफ से क्या होगा फ्लोट, डबल के लिए क्या होगा लॉन्ग फ्लोट, एल एफ लॉन्ग फ्लोट है ना, ये इसको लिखोगे तो डबल वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। केवल एफ से डबल को प्रिंट करोगे ना तो प्रिसीजन कम प्रिंट होगा, ठीक है ना। उसके बाद कैर को प्रिंट करना है तो सी, और स्ट्रिंग्स अभी हम देखेंगे आगे। स्ट्रिंग क्या है, बेसिक डेटा टाइप नहीं है सी का, हम आगे देखेंगे। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, कैरेक्टर्स का समूह, जैसे हेलो, हाउ आर यू, है ना। इसमें देखो बहुत सारे कैरेक्टर है ना, कैर लेकिन एक ही कैरेक्टर को स्टोर करता है। तो कैर इस वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाएगा, उसको इस वैल्यू को, इतने बड़े टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, स्ट्रिंग की। और ये कैसे बनता है अभी हम देखेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग कोर डेटा टाइप, प्राइमरी डेटा टाइप नहीं है, ये कैर की मदद से बनाया जाता है, इसलिए इसको डिराइव्ड डेटा टाइप कहते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। तो अगर आप कोई स्ट्रिंग प्रिंट करने जा रहे हो प्रिंट एफ की मदद से, तो आपको बताना पड़ेगा परसेंटेज एस के थ्रू कि हम स्ट्रिंग प्रिंट करने जा रहे हैं, तो वो उस हिसाब से उसको ट्रीट करेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। कई बार ये पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है, इंटीजर के लिए डी या आई परसेंट के साथ, है ना, फ्लोट के लिए एफ या कैपिटल एफ, डबल के लिए एल एफ, और कैर के लिए सी, और स्ट्रिंग के लिए एस। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये हमने डिफाइन किया एक वेरिएबल int टाइप बताया, और ये हमने अपना आइडेंटिफायर बनाया my num, ये अपने हिसाब से हमने नाम दिया, ठीक है, इक्वल टू 5। तो क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन दोनों हो गए एक साथ, देख रहे हो ना आप। तो क्या हो गया, my num नाम के वेरिएबल में 5 स्टोर हो गया। उसी तरह फ्लोट हमने बनाया, उसमें ये वैल्यू स्टोर किया, और कैर बनाया my लेटर नाम का, उसमें एक लेटर या एक कैरेक्टर स्टोर किया। इसको प्रिंट करना है तो हमें कैसे करना होगा, प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर पहले यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना होगा। देखो डबल कोट्स के अंदर आपको बताना होगा ये %d, यानी कि हम क्या इंटीजर प्रिंट करने वाले हैं। और ये जो /n है इसको एस्केप कैरेक्टर कहते हैं। /n क्या है ये, स्केप कैरेक्टर, स्केप कैरेक्टर। ये क्या करता है, इसकी स्पेशल मीनिंग होती है सी के अंदर, स्पेशल मीनिंग। तो डबल कोट्स के अंदर अगर ये आएगा इसका मतलब होता है न्यू लाइन। क्या होता है, न्यू लाइन। तो ये प्रिंट होने के बाद ये कहां चला जाएगा, न्यू लाइन में। और यहां पर क्या प्रिंट होगा, माई नम। ये माई नम आपने क्या दिया, वेरिएबल, कॉमा लगा हुआ है यहां पर, देखो आप, है ना। तो माई नम की वैल्यू क्या है, 5 यहां से उठ के कहां चला जाएगा, यहां। तो ये प्रिंट हो जाएगा 5, और ये न्यू एन का मतलब है यहां से न्यू लाइन में चला जाएगा, कर्सर यहां चला जाएगा न्यू लाइन में, ठीक है। उसके बाद ये माई फ्लोट, यहां आपने बताया कि फ्लोट प्रिंट करना है, तो ये 5.99 यहां प्रिंट हो जाएगा, 5.99। फिर यहां /n है, मतलब कर्सर यहाँ चला जाएगा न्यू लाइन में। और फिर सी लेटर, माई लेटर में क्या स्टोर है, डी, और यहाँ आप बता रहे हो कि कैरेक्टर स्टोर करना है, प्रिंट करना, तो यहाँ पर आ जाएगा डी ऐसे। और ये फिर न्यू लाइन में यहाँ पर कर्सर चला जाएगा, तो स्क्रीन पे आपको ऐसे दिखेगा। क्लियर है बात। ये डेटा टाइप्स था, उसके थ्रू कैसे वेरिएबल बनाते हैं, उसको कैसे प्रिंट करते हैं, यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये आपने देख लिया। बूलियन डेटा टाइप, अभी आजकल सी में एक बूलियन टाइप का डेटा टाइप भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये कोर या बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं है। कोर डेटा टाइप, प्राइमरी डेटा टाइप को ही बिल्ट इन डेटा टाइप भी कहते हैं। ये बूल नहीं है, इसको बाद जैसे इंटीजर और कैर है, फ्लोट है, डबल है, वैसा ये नहीं है बूल, लेकिन इस्तेमाल किया जाता है। बूल को बाद में C99 जो वर्जन सी का आया था उसमें इसको रखा गया था। और बूल नाम के इस डेटा टाइप को इस्तेमाल करने के लिए आपको ये वाला हेडर फाइल इंक्लूड करना ही पड़ेगा। कौन, स्टैंडर्ड बूल डॉट एच, std bool डॉट एच। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। बूल या बूलियन टाइप का डेटा टाइप इस्तेमाल करने के लिए आपको सी में किस हेडर फाइल की जरूरत पड़ेगी, तो वो है std bool डॉट एच। एकदम इसको आप रट लो, ठीक है। अब देखो इसका इस्तेमाल करके बूलियन फंक्शन, बूलियन वेरिएबल कैसे बनाएंगे। इसको आपने पहले हेडर को इंक्लूड कर लिया, वही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में सबसे टॉप पे, अपने सी प्रोग्राम के सबसे टॉप पे हैज इंक्लूड ऐसे करके लिखना पड़ेगा। लिख लिया आपने। उसके बाद अब आप इसका इस्तेमाल, इस बूल कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो देखो अब जो कीवर्ड का मैंने लिस्ट दिया था पहले, उसमें बूल नहीं था, क्योंकि बूल क्या है, बाय डिफॉल्ट सपोर्टेड नहीं है। लेकिन बूल नाम का एक कीवर्ड है, अगर आपने इस वाला हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया तो बूल नाम का भी कीवर्ड आ जाएगा आपके प्रोग्राम में। तो बूल को भी आप एज अ आइडेंटिफायर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। इसको रिजर्व वर्ड ही मान के चलेंगे। बूल हमने टाइप बताया, और ये हमने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया, और इसमें हम स्टोर कर रहे हैं इस प्रोग्रामिंग फन। और इस बूलियन डेटा टाइप आप जानते होंगे, ट्रू, फॉल्स या 0 या 1 स्टोर हो जाता है इसमें ना। तो ये जो ट्रू है, देखो आप ट्रू, TRU स्मॉल में अगर आप लिखोगे सी के अंदर, जैसे ही ये वाला लाइब्रेरी इंक्लूड करोगे तो ये ट्रू फॉल्स भी इसके साथ आएंगे। इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टेंट्स हैं, ये लिटरल्स हैं। तो ट्रू, देखो आप इस नॉर्मली हमने क्या देखा कि जब भी आप ABC लिखते हैं तो उसके आगे आपको क्या लगाना होगा, कैरेक्टर लगाना पड़ेगा, है ना। ये
सिंगल कोट लगाना पड़ेगा, या अगर आप कोई नाम लिख रहे हैं भी तो डबल कोट लगाना पड़ेगा ना। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट में रहेगा, कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट में रहेगा। तो ये एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो गया मतलब एक स्ट्रिंग हो गया, तो इसको डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखें ये ट्रू और ये फॉल्स जो है, इसमें आप डबल कोट नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक स्पेशल मीनिंग है इसका, ये स्पेशल लिटरल है। लिटरल मतलब कॉन्स्टेंट्स, वैल्यूज, स्पेशल वैल्यू है सी में। ट्रू और फॉल्स जो कि बुलियन टाइप के हैं, इसका मीनिंग होता है 1, फॉल्स का मतलब होगा 0 न्यूमेरिकली। ठीक है, तो इसमें स्टोर हो गया ट्रू, इसमें हो गया फॉल्स। और देखो हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। दूसरी बात, बुलियन के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा क्या यूज होगा? डी, है ना। तो डी यूज करोगे तो ट्रू का जो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि डिजिटल बोल रहा हूं मतलब डिजिटाइज, यानी कि न्यूमेरिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो है 1, और फॉल्स का क्या होता है? 0। आपको पता है ये। तो इसका ट्रू का, यानी कि इसमें ट्रू स्टोर है, ट्रू का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगा और इसका 0 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? तो बूल डेटा टाइप मैंने आपको बता दिया, कभी इसको ध्यान रखेंगे आप। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वेरिएबल का नाम कैसे होगा ये भी मैं बता चुका हूँ। मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बता चुका, इनिशियलाइजेशन वैल्यूज बता चुका, मल्टीपल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन। देखो आप कई बार अगर मान लो 3 आप वेरिएबल बना रहे हैं और तीनों में आपको 0 ही स्टोर करना है, तो आप एक ही साथ ऐसे लिख सकते हो। देखो डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों हो गया एक साथ। क्लियर है? तो हर वेरिएबल डिक्लेयर भी हो जाएगा और एक ही साथ इनिशियलाइज भी हो जाएगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, जो टोकन्स हम पढ़ते आ रहे थे, है ना। टोकन्स में हमने क्या क्या देख लिया? आइडेंटिफायर देख लिया, है ना। उसके बाद हमने क्या देख लिया? कीवर्ड्स देख लिया। उसके बाद हमने क्या देख लिया? लिटरल्स। लिटरल्स मतलब कॉन्स्टेंट्स भी इनको कहते हैं। लिटरल्स में क्या क्या हो गया? देखो ये जो ट्रू फॉल्स था ये बुलियन टाइप के क्या थे? लिटरल्स थे। उसके अलावा 1, 2 ये सब इंटीजर टाइप के लिटरल है। 1.45, 13.963 ये क्या है? फ्लोट टाइप के लिटरल हैं या लॉन्ग टाइप के लिटरल हैं। और ये ए, डी ये सब क्या है? कैर टाइप के लिटरल्स हैं। समझ रहे हो आप बात? क्लियर है? अब इस टोकन में नेक्स्ट आता है आइडेंटिफायर, कीवर्ड, लिटरल के बाद ऑपरेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। वैल्यूज मतलब लिटरल्स, वैल्यूज मतलब लिटरल्स या कांस्टेंट्स। क्लियर है? तो वेरिएबल्स और वैल्यूज के बीच क्या होते हैं? ऑपरेशंस। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। ऑपरेटर बहुत तरीके के हो सकते हैं, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल और बिटवाइज। ये आपको याद रख लेना है, इसी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है? अर्थमेटिक ऑपरेटर हो सकता है, असाइनमेंट हो सकता है, कंपैरिजन हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है या बिटवाइज। अब आप देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या है, ये सब आप जानते हैं ना, ये ऑलरेडी मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज किया जाता है, ठीक है, और डिवीजन के लिए ये फॉरवर्ड स्लैश यूज किया जाता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? ऐसे 2 वेरिएबल्स के बीच में आप इसको लगाओगे ऐसे, ठीक है। हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। अब ये 3 चीजें जो आप नॉर्मली मैथमेटिक्स में यूज नहीं करते, वो है नया, इसको कहते हैं मॉडुलस। परसेंटेज साइन को क्या कहते हैं? मॉडुलस। ये क्या करता है? ये रिमाइंडर देता है आपको। जब आप डिवीजन, इसमें एक्चुअली में क्या होगा? डिवीजन होगा और रिमाइंडर देगा। जैसे मैंने लिखा 7 mod 2, तो ये क्या करेगा? 7 को 2 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? 6, और रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो इसका आंसर क्या आएगा मालूम है? इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2। अगर मैंने किया मान लो 9 मॉडुलस 7, तो क्या आएगा इसका आंसर? 2, बिकॉज इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है? 2। समझ रहे हो आप बात? तो ये रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर ऑपरेटर भी इसको कहते हैं, मॉडुलस इसका मेन नाम है, और इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं ना। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये सी के खास 2 ऑपरेटर्स हैं। प्लस प्लस ये क्या करता है? 1 बढ़ा देगा, वैल्यू जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। और ये है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इससे क्या होगा? इसकी वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी। और जाहिर सी बात है ये हमेशा किस पे? इंटीजर पे काम आएगा, है ना, क्योंकि आप कैर पे इसको लगा नहीं सकते, ठीक है। तो वेरिएबल की वैल्यू बाय 1 बढ़ जाती है। समझ में आ गई बात आपको? जैसे मैंने x में स्टोर किया 4 INTX, ठीक है, और मैंने कर दिया नेक्स्ट ये सेमीकोलन, और मैंने किया x प्लस प्लस x, तो अब x की वैल्यू क्या हो गई? मान ये वाले जो स्टेटमेंट है ये वाला, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेमोरी में कहीं एक लोकेशन बन गया और जिसका नाम क्या हो गया? x, और यहाँ पर स्टोर हो गया 4, ठीक है। और मैंने प्लस प्लस x जब किया तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 4 से 1 बढ़ के हो जाएगी क्या? 5। समझ रहे हो आप बात? तो ये है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अर्थमेटिक, चूंकि ये सारे ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं इसलिए इनको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। कंपैरिजन में आप देखो 2 चीजों को, 2 वैल्यूज को या 2 वेरिएबल के वैल्यूज को आपको चेक करना है कि दोनों इक्वल हैं क्या, तो ये वाला ऑपरेटर यूज करोगे। डबल इक्वल टू, देखो है ना, ध्यान रखना, एक इक्वल टू नहीं है, डबल इक्वल टू एक साथ। तो ये क्या है? इक्वल टू चेक करेगा क्या ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये 1 रिटर्न करेगा।
अगर नहीं है तो जीरो रिटर्न करेगा, वही बूलियन वैल्यू, ट्रू फॉल्स। हमेशा कंपैरिजन ऑपरेटर बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करेगा, बूलियन क्या, ट्रू या फॉल्स, यानी कि आइदर 1 और 0, ठीक है। नॉट इक्वल टू, अगर आपको कुछ चीज चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क के तुरंत बाद इक्वल टू, आप ध्यान रखना हमेशा ऐसे नहीं लिखना है, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, ठीक है। नॉट इक्वल टू, तो ये बताएगा कि क्या दोनों नहीं है इक्वल। अगर 1 आया रिटर्न्स 1, इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। 0 आया मतलब दोनों इक्वल है, ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब आपको पता है। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, है ना, ये सेम है इसके जैसा, बस इसमें इक्वल टू भी ऑपरेटर साइन, मतलब इक्वल टू भी चेक होने लगेगा, अगर इक्वल टू है तो भी ये ट्रू देगा या 1 देगा। क्लियर है आपको, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ये याद रख लेना आप, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने एंड और नॉट ऑपरेशन, बेसिक 3 डिजिटल ऑपरेशंस पढ़े होंगे, ये ऑपरेशंस आप यहाँ कर सकते हैं, 2 वैल्यूज के बीच आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये एक मैंने कंपैरिजन किया और ये एक मैंने कंपैरिजन किया, तो यहाँ से भी कोई बूल वैल्यू आई होगी, यहाँ से भी कोई बूलियन वैल्यू आई होगी, याद है आपको। अब इन 2 बूलियन वैल्यूज के बीच हम क्या कर सकते हैं, एंड ऑपरेशन कर सकते हैं, याद है आपको, एंड ऑपरेशन करते थे हम, है ना। तो अगर ये दोनों सही हुए तो ये पूरा स्टेटमेंट सही होगा, समझ रहे हो आप बात। उसी तरह और ऑपरेशन, इन दोनों में से कोई भी एक, ये दोनों में से कोई भी एक सही हुआ तो ये इस पूरे का एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा, 1। समझ में, देखो लिखा है, इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू रिटर्न्स 1, इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बस बेसिक वो एंड ऑपरेशन, ये AND एंड है ये वाला, ठीक है, ये और है और ये नॉट है। देखो ये नॉट, अगर मान लो ये पूरा ऑपरेशन ट्रू आया, इसका पूरा ऑपरेशन का रिजल्ट ट्रू आया और ये आपने बाहर नॉट लगा दिया है, तो इसको नॉट है ना, इन्वर्स कर देता है, तो ये ट्रू को क्या हो जाएगा, फॉल्स, रिवर्स द रिजल्ट, 0 को 1 को 0 बना देगा, 0 को 1 बना देगा, वही नॉट जो करता था, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। तो ये क्या है, इन तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से हम क्या करते हैं, बहुत सारे कंपैरिजन ऑपरेशंस को एक साथ कंबाइन करते हैं, एंड, है ना, या और, या नॉट तो एक, नॉट चूंकि यूनरी ऑपरेटर है, ये एक ही अकेला लगता है, इसको 2 ऑपरेंट्स नहीं चाहिए होते, तो ये हमेशा ऐसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। ध्यान है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो बहुत सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को ऐड करने के लिए, कंबाइन करने के लिए हम एंड और या नॉट का यूज करके लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर देखो आप, असाइनमेंट का मीनिंग होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू देना। जैसे हमने इस वेरिएबल x को हमने 5 वैल्यू दे दी है, स्टोर कर दी है ना, तो हमने कैसे दिया, इस इक्वल टू का यूज किया है ना, ये जो इक्वल टू है इसी की मदद से हम ये 5 को x में असाइन कर रहे हैं, है ना। दैट्स वाई इसका नाम क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। कोई भी ऐसा ऑपरेटर जो किसी वेरिएबल में, यानी वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, ये ध्यान रखना, लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड है, और इक्वल टू के इधर, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर के इस साइड हमेशा क्या रहेगा, राइट, इसको राइट साइड कहते हैं ना। तो लेफ्ट साइड में हमेशा वेरिएबल ही होना चाहिए, इसको एल वैल्यू कहते हैं कई बार, एल वैल्यू हमेशा एक वेरिएबल होना चाहिए, ध्यान रखना। आप ऐसा नहीं लिख सकते 5 = x, ऐसा ये गलत हो जाएगा। एल वैल्यू क्या हो गया, एक कांस्टेंट, ये रॉन्ग है, पॉसिबल नहीं। एल वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल। लेकिन आर वैल्यू जो राइट साइड की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, एक वेरिएबल हो सकती है, कोई वैल्यू हो सकती है, नो प्रॉब्लम, कोई कांस्टेंट हो सकता है, दैट विल बी ओके। बट एल वैल्यू जो है हमेशा क्या होगा, किसी भी असाइनमेंट का एक वेरिएबल होना चाहिए। अब आप देखो, ये तो इसका तो आप इस्तेमाल कर ही रहे हो, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन जितने भी आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ऊपर पढ़े उन सब के साथ इस असाइनमेंट ऑपरेटर को कंबाइन कर सकते हो। देखो, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड इक्वल टू, एम्परसेंड इक्वल टू, और इक्वल टू, ये क्या है, ये एक्स और इक्वल टू, ये क्या है, शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू, राइट शिफ्ट इक्वल टू। ये जो ऑपरेटर्स आप देख रहे हो, ये वाले एंड, ये और, ये एक्स और ये शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, है ना, ये ऑपरेटर्स बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। इनका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, बिटवाइज ऑपरेशन डायरेक्टली कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, प्लस इक्वल टू का मतलब है x प्लस इक्वल टू 3, इसका मतलब है x इक्वल टू x प्लस 3, है ना, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, समझ रहे हो आप बात। तो इतना ज़्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको समझा दिया। ये वाले ऑपरेटर्स भी क्या कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, बस ऑपरेशन कैसे होंगे, बिटवाइज वाले होंगे, है ना। बिटवाइज ऑपरेटर में अभी हम आगे देख रहे हैं, ये है बिटवाइज ऑपरेटर। देखो, एंड और, एक्स और, ये क्या है, 1s कॉम्प्लीमेंट है, और ये लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये क्या करता है, देखो, ए एंड बी, इसका मतलब बिटवाइज ऑपरेटर का मतलब क्या है, बिट लेवल पे। जैसे ए में मैंने स्टोर किया, ए में मैंने स्टोर किया 4 और बी में मैंने स्टोर किया 5, और मैंने किया ए बिट वाइज बी, तो ये क्या करेगा, देखो, एक्चुअली ए को बिट लेवल पे क्या लिख सकते हैं हम, 4 को 100 और 5 को क्या लिख सकते हैं, 101। तो ये बिट लेवल पर जाकर इन दोनों का एंड करेगा, देखो 001, है ना, ये आंसर में आएगा। समझ रहे हो आप बात।
तो ये जो बिट वाइज ऑपरेटर हैं ये बिट लेवल पे काम करते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये सिंबल्स यूज करने हैं, ये ध्यान में रखना है कि इसका क्या मीनिंग है। क्लियर है? एक और टाइप आपको सी में मिलेगा जिससे कहते हैं वॉइड टाइप। ठीक है, तो कई बार हमें जरूरत पड़ती है कुछ ऐसे चीज को स्टोर करने की जो क्या करे, किसी ऐसे टाइप की जो ये रिप्रेजेंट करे कि इसमें कुछ नहीं है, यानी कि ब्लैंक को या नन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है। उस केस में हम क्या यूज करते हैं? वॉइड। इसका इस्तेमाल हम देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना कि वॉइड टाइप का नाम है वॉइड, और ये किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है? नन को, यानी कि कुछ नहीं को, कोई ऑपरेशन नन ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये कब इस्तेमाल किया जाता है? एज अ प्लेस होल्डर, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी कुछ डेटा टाइप देना है तो उस समय हमें वॉइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि जो सी है वो नंबर्स को 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर करता है। जब आप नंबर रिप्रेजेंटेशन पढ़ोगे ना तो उसमें आपको उसमें आप जानोगे कि नंबर्स को कंप्यूटर रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। एक 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है, 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है ना, तो जो C है वो 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में डेटा को या नंबर्स को स्टोर करता है। ये आपको ध्यान रखना, कई बार इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब जो हमने इंटीजर्स देखे INT टाइप, वो C में बहुत तरीके के हो सकते हैं, अनसाइंड भी हो सकता है और साइंड भी हो सकता है। तो अनसाइंड मतलब इसमें कोई साइन नहीं होगा, नेगेटिव प्लस ऐसा नहीं होगा। ये अनसाइंड वैल्यू का ये फॉर्म है, ये 0 से पॉजिटिव में ही चलेगा। अनसाइंड है ना, उसमें साइन की जरूरत नहीं है, तो 0 से लेकर यहां तक रिप्रेजेंट करेगा इंटीजर। लेकिन अगर वही साइंड हो जाए, साइंड INT अगर आप डिफाइन करो तो क्या होगा उसमें, ये दो भागों में बढ़ जाएगा। -32 यहाँ पे वैल्यू है, मुझे याद नहीं है, 2 + 32 यहाँ तक, यानी कि ये जो 65,536 है ना, दो भागों में बांट दो आप, और नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक, यानी कि आप 0 से नेगेटिव यहाँ तक भी जा सकते हो और यहाँ तक रिप्रेजेंट कर सकते हो। यही पार्ट दो भागों में बट गया। तो साइंड INT अगर आप, कई बार क्या होता है नेगेटिव इंटीजर्स को भी स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, उस केस में हम साइंड INT का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें साइन की जरूरत नहीं, हम जानते हैं हमारी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है, तो उस समय हम अनसाइंड वैल्यू इंटीजर इस्तेमाल करते हैं, हमारी वैल्यू को स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं इसको? ऐसे दिखाते हैं, साइंड INT x। ठीक है, तो INT x के पहले हम स्पेसिफाई कर देते हैं, ये जो s है स्मॉल है, ध्यान रखना आप। ठीक है, INT x यहां तक तो आपने देख लिया है, ऐसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं इंटीजर टाइप का। लेकिन साइंड बनाना है तो इंटीजर के पहले INT जो कीवर्ड उसके पहले हम साइंड कीवर्ड लिख देंगे। तो अब हमारा जो x है वो साइंड हो गया है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है, लेकिन अब इसकी क्षमता कम हो गई। अब ये -32 कुछ 567 से 32,567 इतना ही स्टोर कर पाएगा। क्लियर है? लिटरल्स में बता चुका हूं ऑलरेडी, ये देखो इंटीजर लिटरल्स के एग्जांपल हैं, कांस्टेंट्स के, है ना। कई बार L लिखा रहता है, L क्या बताता है? लॉन्ग इंटीजर्स, लॉन्ग मतलब बड़ा, UL अनसाइंड लॉन्ग, अनसाइंड। ठीक है, फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज आप देख चुके हैं, फ्लोटिंग के बहुत सारे नाम है, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। अगर डबल से भी प्रिसीजन ज़्यादा रखना है तो आपको लॉन्ग डबल टाइप का इस्तेमाल करोगे। वैल्यूज पॉसिबल क्या हो सकते हैं? 5.0 दिस। ठीक है, देखो आप फ्लोट 4 लेता है, ये हम जानते हैं, डबल 8 लेता है, लॉन्ग डबल 10 बाइट्स 80 बिट लेता है स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल किसे ज़रूरत के हिसाब से करेंगे। अगर हमें बहुत ज़्यादा प्रिसीजन की ज़रूरत नहीं है तो हम लॉन्ग डबल नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा मेमोरी ले रहा है हमारा, समझ रहे हो ना। हमारा प्रोग्राम मेमोरी एफिशिएंट भी होना चाहिए। हमारा काम फ्लोट से चल रहा है तो हम फ्लोट से ही काम चला लेंगे, लेकिन अगर फ्लोट से नहीं चल रहा है लेकिन डबल से काम हो जाएगा तो हम डबल ही बनाएंगे। ठीक है, ये मेमोरी साइजेस हमें ध्यान में इसलिए रखनी पड़ती है ताकि हम अपने मेमोरी का वेस्टेज ना करें प्रोग्राम में। ठीक है, कैरेक्टर टाइप आप देखो, कैरेक्टर टाइप हम समझ चुके हैं। कैरेक्टर टाइप एस की वैल्यूज को स्टोर करता है, A, B, है ना, 2 को भी। तो आप जानते हैं एस की जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसमें हर कैरेक्टर के लिए एक वैल्यू है ना, एक कोड है। तो आप उस कोड की मदद, एक्चुअली कैर जो है वो इस कोड को स्टोर करता है और उसके बदले उसका कैरेक्टर वो हमें शो करता है। ठीक है, तो 50 अगर आप कैरेक्टर में स्टोर करोगे तो ये 2 ऐसा क्या होगा, देखो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, सॉरी, कैर A = 2। ठीक है, तो और आपने लिखा INT B = 2। देखो दोनों में 2 स्टोर है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है A, और ये इंटीजर टाइप का है, तो इस पर प्लस माइनस ये सब ऑपरेशंस काम करेंगे, लेकिन इस पर काम नहीं करेगा क्योंकि अब ये कैरेक्टर बन चुका है। एक समझ रहे हो, इंटीजर की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये कैरेक्टर की तरह। इसका स्टोरेज, इसको प्रोसेस करने की जो तरीका है, ये सब C का अलग होगा, जबकि इसका अलग होगा। क्लियर है बात? कैरेक्टर जो है, यानी कि कैर जो डेटा टाइप है, वो किसी भी अल्फाबेटिक को कैर के फॉर्म में यानी कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर कर सकता है। ठीक है, बट इंटीजर हमेशा इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर करेगा।
देखो ये सब कैरेक्टर लिटरल के एग्जांपल्स हैं, है ना। कैरेक्टर में आप ये भी स्टोर कर सकते हो, है ना, हम स्टोर कर रहे हैं ना, इसका आइडेंटिफायर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब कैरेक्टर में कुछ खास तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे ये वाला एस्केप कैरेक्टर, आपको याद होगा स्केप कैरेक्टर्स, है ना। स्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं? वैसे कैरेक्टर्स जिनका स्पेशल मीनिंग हो सी में, उन्हें हम स्केप कैरेक्टर्स कहते हैं। कुछ स्केप कैरेक्टर्स आप देख लो, बैकवर्ड स्लैश जीरो, है ना, इसका मतलब क्या होता है? नल कैरेक्टर, मीन्स कुछ नहीं है, नल मतलब नथिंग, नल को रिप्रेजेंट करता है स्लैश जीरो। स्लैश टी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक टैब को। टैब मीन्स 4 स्पेस के बराबर का जो डिस्टेंस है उसे हम एक टैब कहते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्लैश एन, ये क्या दिखाता है? न्यू लाइन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपका जो कर्सर है वो इस लाइन में चल रहा, तो यहाँ से क्या जंप आ जाएगा? न्यू लाइन पे आ जाएगा, इसे न्यू लाइन कैरेक्टर कहते हैं। अगर आपको कहीं सिंगल कोट किसी स्ट्रिंग में दिखाना है, जैसे इट्स माई बुक ऐसे लिखना है, मान लो ये जो सिंगल कोट है ना, इसको अगर आपको किसी कैर में स्टोर करना है तो आपको ऐसे स्टोर करना होगा स्लैश के साथ, बिकॉज कैर अपने आप में ऐसे रखता है ना, ये उसका तरीका है नोट करने का। अगर आपने यहाँ पर ये लिख दिया तो क्या होगा? यहीं पर क्लोज हो जाएगा, ये मीनिंगलेस हो जाएगा और कंपाइलर एरर देगा। तो ऐसे कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऐसे। तो क्या होगा? अब सी समझ जाएगा कि आप इसको स्टोर करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसी तरह बैक स्लैश को ही स्टोर करना, मान लो इसी कैरेक्टर को आपको कई बार जरूरत पड़ती है स्टोर करने के लिए किसी स्ट्रिंग में, किसी कैर में, तो आपको क्या करना होगा? डबल बार देना होगा, है ना। तो ये क्या करेगा? ये पहला वाला जो स्लैश है वो एस्केप करेगा और बताएगा सी को कि ये कैरेक्टर हमें स्टोर करना है। क्लियर है? उसी तरह डबल कोट्स को अगर आपको स्टोर करना है तो आपको ऐसे करना होगा, डबल, ये बैकवर्ड स्लैश और डबल कोट। तो ये क्या हो गया? एक इसको स्टोर करेंगे, क्योंकि अभी हम आगे स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो उसमें डबल कोट में स्ट्रिंग स्टोर होता है, तो उस केस में ये फॉल्स हो जाने लगेगा, ये एरर देगा। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? एस्केप कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर करना होता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और ये क्या कहलाते हैं ना, तो आप ध्यान रखेंगे। स्ट्रिंग लिटरल देखो आप, स्ट्रिंग अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन स्ट्रिंग में क्या होता है? मोर देन एक कैरेक्टर होता है, ठीक है। ये कोड डेटा टाइप नहीं है, बट हम आगे इसको देखेंगे, अभी इसको छोड़ देते। कॉन्स्टेंट्स को देखो आप, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? अगर आप एक वेरिएबल ऐसा बना रहे हो जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, उसे क्या कहेंगे हम? कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट मतलब उसकी वैल्यू चेंज ना हो, ये लिटरल से अलग है, ठीक है। आप अपने प्रोग्राम में ही कॉन्स्टेंट डिफाइन कर रहे हैं, मतलब आप वेरिएबल दे रहे हैं, वेरिएबल का नाम दे रहे हैं और उसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर रहे हैं जो कि अब पूरे प्रोग्राम के लाइफ टाइम में चेंज नहीं हो सकती, है ना। ऐसे को क्या कहेंगे? कॉन्स्टेंट। चूंकि आप वेरिएबल बनाते हैं, जैसे int x = 5 बनाया आपने और आगे जाकर x = 10 करोगे तो ये पॉसिबल है, x की वैल्यू चेंज हो गई। लेकिन अगर आपने कॉन्स्टेंट बना दिया, ऐसा वेरिएबल ना बना के कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो कैसे कांस्टेंट बनाते हैं वो हम यहाँ देख रहे हैं। कांस्टेंट बनाने के 2 तरीके। पहला तरीका है प्री प्रोसेसर का यूज करके, हैज और डिफाइन, ये आप यूज करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? आपने अपने कांस्टेंट का नाम दे देंगे और उसके लिए एक वैल्यू दे देंगे। ध्यान रखना है सेमीकोलन यूज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखो आप, हैज डिफाइन, ठीक है, सी में डिफाइन करने का ये प्री प्रोसेसर फॉर्म है, और आपने नाम दिया अपने कांस्टेंट को मैक्स नंबर और यहाँ दिया 100, यानी कि अब मैक्स नंबर नाम का एक कांस्टेंट बन गया है, और जहाँ जहाँ आप मैक्स नंबर लिखोगे प्रोग्राम में वहाँ पर ये 100, इसकी वैल्यू 100 यूज होगी। लेकिन आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये पहला तरीका है किसी कांस्टेंट को डिफाइन करने का, ये ना आप ध्यान में रख लो। चूंकि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है तो इसमें आपको सेमीकोलन की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी आप ध्यान रखें। दूसरा कांस्टेंट एक क्रिएट किया जाता है, मेमोरी कांस्टेंट। ये कैसे बनता है? ये तो जो पहला था वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के फॉर्म में था, लेकिन मेमोरी कांस्टेंट कैसे बनते हैं? उसमें आपको कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड यूज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं वैसे ही बनाओगे, लेकिन उसके आगे क्या लगा दोगे? कॉन्स्ट। जैसे देखो, ऐसे हम पहले वेरिएबल बनाते थे इतने से, बस फ्लोट pi दिस, इसमें वैल्यू स्टोर, pi नाम का एक फ्लोट हमने बनाया और उसमें ये वैल्यू स्टोर कर दी। लेकिन अब क्या करेंगे? इसके आगे कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड जोड़ देंगे। तो अब ये जो pi है अब ये कांस्टेंट बन गया और इसमें ये वैल्यू स्टोर हो गई। अब आप चाहोगे तो pi की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? दूसरी बात, कॉन्स्ट के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा शुरू में ही इनिशियलाइज करना होगा। यानी कि जैसे हम वेरिएबल के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, int x केवल डिक्लेयर कर दिया, बाद में जाके x को इनिशियलाइज किया, कहीं पे बहुत सारे स्टेटमेंट के बाद कर सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट के फॉर्म में ऐसा नहीं कर सकते, कॉन्स्ट int x ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से कांस्टेंट इनिशियलाइज मीन्स इस तरीके से कांस्टेंट को डिक्लेयर नहीं कर सकते आप। कांस्टेंट हमेशा डिक्लेरेशन के साथ ही इनिशियलाइज भी होना चाहिए। तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, कॉन्स्ट int x = 10।
ये एक कांस्टेंट बन गया x नाम का। अब इसको आप खाली इस्तेमाल कर सकते हो इसकी वैल्यू को, अब आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमेशा मस्ट बी इनिशियलाइज, डिक्लेरेशन के समय ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ये एक एग्जांपल मैंने लिया है, देखो आप ये, ठीक है, मस्ट बी असाइंड विथ अ वैल्यू, ठीक है। ये आपने बना दिया, ये गलत है, ये एरर देगा आपको। ये गलत क्यों है? क्योंकि आपने एक कॉन्स्ट बनाया और इसमें नई वैल्यू चेंज कर रहे हो। देखो इसकी वैल्यू को आप अपडेट करने की कोशिश कर रहे हो, ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। कांस्टेंट की वैल्यू आप अपडेट नहीं कर सकते। गुड प्रैक्टिस में एक चीज़ आप ध्यान रखें कि हमेशा जब भी आप कांस्टेंट बनाएं, चाहे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की मदद से, चाहे इस कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से, आप कांस्टेंट का नाम हमेशा सारे लेटर को कैपिटल में रखिए, है ना। ये एक कन्वेंशन है, जरूरी नहीं है बट एक कन्वेंशन है। नॉर्मली प्रोग्रामर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या होता है, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। जब भी कोई इस तरीके के आइडेंटिफायर को देखेगा तो समझ जाएगा ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, केवल इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिराइव्ड डेटा टाइप्स को देखेंगे, जिसमें स्ट्रिंग आएगा, और स्ट्रिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, जिससे आपका जो माइंड है जो सी के बारे में एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप देख कर रखिए। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो सब आपको प्रैक्टिकली एकदम क्लियर हो जाएंगी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।